अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का ये सेगमेंट हेलो शुरू फ्रेंड्स, करते हैं। मैं अभिषेक राज मिश्रा आज मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे जिसका नाम है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। तो इसको समझने के पहले हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना चाहिए कि इस अधिनियम की आवश्यकता यहाँ पर क्यों पड़ी। चूँकि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है एक बैकवर्ड राज्य के तौर पे देखा जाता है और यहाँ पर इस प्रकार की जो समस्याएं हैं बहुत ही प्रचलित थी। यहाँ पर पुरानी परंपराएं, रूढ़िवादिता और ये काला जादू, टोन्हा, तंत्र मंत्र, इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत ही प्रचलित थी। इसलिए बहुत समय से इस प्रकार के अधिनियम की लोगों में एक मांग उठ रही थी कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई एक अधिनियम होना चाहिए जिसके तहत जो है कोई किसी को अगर इस प्रकार से आरोप लगाता है तो उसे हम यहाँ पर दंडित कर सकें। जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ विधानमंडल ने सन 2005 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसका एक बैकग्राउंड है, ये इसका एक प्रकार से इतिहास है कि इस अधिनियम की आवश्यकता हमें किस लिए पड़ी और इस अधिनियम को किस सरकार ने लागू किया। चूँकि इसका केंद्र के साथ में कोई लेना देना नहीं है, इसे राज्य सरकार ने लागू किया है। ये छत्तीसगढ़ विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया अधिनियम है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसके बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत में 16 किस्म की धाराएं हैं। ठीक है, और एक्ट नंबर इसका 17 है, 2005 को ये लागू हुआ है। सर्वप्रथम हम लोग जो है सबसे पहले धारा 1 के पास में आते हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ को डिफाइन करती है। ठीक है, सबसे पहले संक्षिप्त नाम क्या है? नाम इसका है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। विस्तार इसका संपूर्ण छत्तीसगढ़ के ऊपर में है और उपधारा 3 इसकी ये कहती है कि यह इसके राजपत्र में प्रकाशित तिथि अर्थात 30 सितंबर 2005 को ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ के ऊपर में लागू है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग सभी अपनी बेयरेट जो है साथ में लेकर के बैठें। अगर आप लोग अपनी बेयरेट साथ में लेकर के बैठेंगे तो इस अधिनियम को और जो मैं बात कर रहा हूँ उसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी अपनी बेयरेट को साथ में लेकर के बैठिएगा। और इसमें कुछ अपन बातें करें तो ये विधि जो है कुछ टिप्स इसमें मैं बता देता हूँ आपको। विशेष पॉइंट जो है इसमें जो धाराओं में भी आएंगे। ठीक है, जो विशेष पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे चाहे तो, और ये धाराओं के साथ में भी आएंगे। ये अधिनियम जो है सभी स्थानों पर सभी धाराओं में कठोर दंड का प्रावधान करता है। हर जगह पे कठोर दंड का प्रावधान है, अर्थात रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की बात ये करता है। इसके अंतर्गत में दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय प्रवृत्ति के हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत में सभी अपराध जो है संज्ञेय और अजमानती प्रवृत्ति के हैं, जो धारा 10 में भी सेम बात प्रावधान की गई है। तीसरा पॉइंट, संज्ञान इसमें प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है, जो धारा 9 में बताया गया है। इसमें सभी संशोधन राज्य सरकार के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है किए जाते हैं। 5वां पॉइंट, धारा 8 के अनुसार अपराध के प्रयास करने पर भी उतना ही दंड मिलता है, अर्थात जो दंड अपराध करने के लिए मिलता है वही दंड जो है अपराध के प्रयास करने पर भी दिया जाता है, इसके अंतर्गत में कहा जाता है। ठीक है, अब जो है ये हो गया दोस्तों। अब जो है हम लोगों ने धारा 1 पढ़े कर दिया था, अब हम लोग पहुँचते हैं धारा 2 के पास, जो कि परिभाषा खंड है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की परिभाषाओं को विशेष जगह मिली है।
सर्वप्रथम आता है टोनही। 2.1 में हमें टोनही को डिफाइन किया गया है। अब क्या कहती है परिभाषा, ध्यान से समझिएगा। टोनही से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपदर्शित किया जाए कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा समाज, पशु, जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नज़र या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचावेगा अथवा हानि पहुंचाने की वो शक्ति रखता है अथवा इस तरह वह हानि पहुंचाने का आशय रखता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात सार इसका यही निकल के आता है कि वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को काला जादू, बुरी नज़र या किसी अन्य रीति से क्या पहुंचा देगा, हानि पहुंचा देगा। ठीक है, या फिर हानि पहुंचाने की वो शक्ति रखता है या ये आशय रखता है कि वो बाद में उसे हानि पहुंचाएगा। ठीक है, या उसके पास में ऐसा आशय था कि वो उसे हानि पहुंचाएगा। तो इन व्यक्तियों को क्या कहलाया जाता है, इन व्यक्तियों को कहते हैं टोनही, टोनहा, डायन। इस प्रकार से अन्य नामों से भी इन लोगों को जाना जाता है। ठीक है, तो पर्पस उसका ये है हानि पहुंचाने का, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, और उन व्यक्तियों को इस प्रकार की संज्ञा से उपदर्शित किया जाता है। धारा 2 उपधारा 2, यहाँ पे पहचानकर्ता की परिभाषाओं को दिया गया है। व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को टोनहा के रूप में उपदर्शित करता है या अन्य व्यक्ति को उपदर्शित करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों समझने की बात यहाँ पे बहुत एक बात अच्छी है। एक तो वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि सामने वाला अन्य व्यक्ति जो है टोनहा है, टोनही है, अथवा डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्टली किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है। जिसे हम दुष्प्रेरण भी कहते हैं। ठीक है, जिसे ही हम दुष्प्रेरण भी कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जा करके अपराध करे, परंतु परिभाषा के अनुसार जो दुष्प्रेरित कर रहा है, जो इस प्रकार से कहने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह भी पहचानकर्ता की परिभाषा के अंतर्गत में आता है। वो व्यक्ति भी जो है क्या होगा, वो व्यक्ति भी पहचानकर्ता होगा जो प्रेरित कर रहा है। अब आप प्रेरित किन किन प्रकार से कर सकते हैं उसे भी परिभाषा में परिभाषित किया गया है। कार्य, अपने कार्य द्वारा आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे ऐसा प्रतीत हो कि सामने वाला व्यक्ति काला जादू जानता है या टोनहा है या इस प्रकार का व्यक्ति है। अपने शब्दों से उसे कह रहे हो, ऐसी भावभंगिता करके प्रदर्शित कर रहे हो, या अपने किसी व्यवहार से इस बात को उपदर्शित कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उपदर्शित कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, ताकि ये इससे मदद हो कि वो टोनहा है, या फिर जानबूझ करके ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिससे ऐसी पहचान के आधार पर उस व्यक्ति को क्षति पहुँचे अथवा क्षति पहुँचाने की आशंका हो, अथवा उसकी सुरक्षा, उसकी सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा कि वो क्या हो, प्रतिकूल प्रतीत हो। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसी में हम एक ट्रिक याद करने के लिए करेंगे। 2 के साथ में हम किसको लेंगे, 4 को, धारा 4 को भी हम साथ में लेंगे। अब आप इसे भी किसी भी प्रकार से इससे संबंध बना सकते हैं, 2 दूनी 4 या 2 + 2 = 4, ऐसा करके भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे पहचानकर्ता को दंड का प्रावधान किया गया है। 2 + 2 = 4, धारा 4 में पहचान करने वाले व्यक्ति को दंड का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर ये धारा कहती है, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से पहचान करता है उस व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास, कठिन कारावास और जुर्माने के संबंध में दंडित किया जाएगा। तो ये एक प्रकार से इसके साथ में ही जोड़ के आप पढ़ें तो आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। तीसरे नंबर की बात करते हैं। 2-3 ओझा के बारे में बात किया है। ओझा का अर्थात एक प्रकार से हम सामान्य भाषा में इसे तांत्रिक, बैगा, इस प्रसिद्ध नामों के साथ में हम इसे जानते हैं। जिसे झाड़ फूक करना आता हो, जिसे टोटका करना आता हो, जिसे तंत्र मंत्र करना आता हो, जिससे क्या हो जाए, कौन कौन प्रभावी हो जाए। टोनही, टोनहा या कोई पशु या जीवित वस्तु को नियंत्रित करने, उपचारित करने, शक्तिहीन करने की वो क्षमता रखता है। इस प्रकार से
उच्चार वो करता है तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ओझा शब्द से परिभाषित इस अधिनियम के अंतर्गत में किया गया है। इसी को आप, जैसे मैंने पहले एक उदाहरण दिया था, उसी उदाहरण की तरह 2-3 को आप गुणा कर दीजिए एक दूसरे के साथ में, तो धारा 6 निकल के आती है। यहाँ पे इसके दंड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि आप ओझा को कहाँ दंडित करेंगे, तो धारा 6 पे दंडित करेंगे। 5 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने के साथ में यहाँ पर दंड का प्रावधान किया गया है। 2-4 अर्थात धारा 2 उपधारा 4। ठीक है। हानि के संबंध में क्या बात करता है? हानि के संबंध में यहाँ पे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान तथा प्रतिष्ठा के रूप में हानि के संबंध को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, स्वाभाविक बात है, अगर आप किसी व्यक्ति को इस प्रकार से संबोधित करते हैं तो उसे शारीरिक रूप से नुकसान हो सकता है, मानसिक रूप से तो होगा ही होगा, आर्थिक नुकसान हो सकता है जहाँ वो काम कर रहा हो उसे वहाँ से निकाल दें या उसे वहाँ से बाहर कर दें, तो इस प्रकार का भी नुकसान हो रहा है। स्वाभाविक बात है, उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर में क्या होगा, उसकी प्रतिष्ठा को वहाँ पर नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई दोस्तों। 2-5 में यहाँ पर संहिता के बारे में बताया गया है। संहिता से अभिप्रेत है दंड प्रक्रिया संहिता। याद रखिएगा, ये टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम है, ना कि संहिता। तो इसमें संहिता किस बारे में कहा गया है, जो दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में यहाँ पर अभिप्रेत है। संहिता शब्द का अर्थात यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 संख्यांक 2 के साथ में इसे अभिप्रेत किया गया है। अर्थात इस अधिनियम में अब जहाँ पर भी संहिता शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता समझी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर संहिता शब्द का ये मतलब है। अब आ जाते हैं अपन धारा 3। अधिनियम का किसी अन्य विधि को अल्पीकृत नहीं करेगा। एक प्रकार से ये व्यावृत्ति है, सेविंग है कि ये अधिनियम किसी अन्य अधिनियम को क्या नहीं करेगा, अल्पीकृत या उसे प्रभावित नहीं करेगा। यही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। धारा 4 हमने 2-2 के साथ में कन्वर्ट कर लिया है। धारा 5 प्रताड़ना के संबंध में दंड। देखिए दोस्तों, धारा 4 जो था पहचान करने के संबंध में दंड दिया करता था। अब जिसने पहचान की है वो उसे प्रताड़ित भी करेगा या उसकी वजह से अन्य लोग उसे प्रताड़ित करेंगे। तो जो प्रताड़ित करता है किन किन तरीकों से, शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा। जो कोई व्यक्ति स्वयं या अन्य व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति को क्या करेगा, प्रताड़ित करेगा, शारीरिक, मानसिक रूप से, या उसे नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे कठोर कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने की साथ में भी उसे दंडित किया जा सकता है। ये हो गई धारा 5। धारा 6 जो है हमने उपचार बताया था। उपचार धारा किसके साथ में जोड़ा था, 2-3 के साथ, 3 दूना 6, उसके साथ में हमने इसे कवर अप कर चुके हैं। अब हम धारा 7 के पास में आते हैं। धारा 7 कोई पहचानकर्ता वाले के साथ संबंधित नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति स्वयं को क्या कर रहा है, टोनी होने का दावा कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्वयं दावा कर रहा है कि वो इस प्रकार का काला जादू, इस प्रकार का जो है शक्ति रखता है जिससे वो किसी अन्य व्यक्ति को, पशु को, किसी जीवित वस्तु को क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। और उसकी वजह से लोक शांति और प्रशांति, जो हम कहते हैं प्रशांति जो है भंग हो रही है। इस कारण से उसे जो है 1 वर्ष का कठिन कारावास या जुर्माना, हर जगह पर वह जुर्माना है, यहाँ पर या जुर्माना शब्द इस्तेमाल किया गया है। 1 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माने से उसे क्या किया जाएगा, दंडित यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग सभी समझ रहे होंगे। धारा 8 अपराध कारित करने के प्रयास हेतु दंड। किस बारे में बात कर रहा है दोस्तों, ये प्रयास के संबंध में बात कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी का अपराध को करने का प्रयास भी करता है तो जो अपराध के लिए दंडित है उसी अपराध से, उसी दंड से उस प्रयास करने वाले व्यक्ति को भी दंडित करा जाएगा। धारा 8 पढ़ेंगे हम यहाँ पर, तो इसके अंतर्गत 2-3 बातें कहता है। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडित अपराध कारित करने का प्रयास करेगा
प्रयास शब्द लिख दिया, या ऐसे अपराध कारित होने का कारण बनेगा, क्या कह रहा है, कारण भी बनेगा, और ऐसे प्रयास पे अपराध कारित करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जिसे उस अपराध के अंतर्गत में दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो 3 बातें यहाँ किया, प्रयास, दूसरा कारण बनेगा, तीसरा प्रयास करने की दिशा में कोई कार्य करके सहायता प्रदान करना, सुकर बनाना, इन सभी चीज मतलब अर्थात क्या होता है, इन सभी चीजों को धारा 8 के अंतर्गत में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, अब तक के हमने जो बात करी, ये सभी बातें जो है अपराधों के साथ में संबंधित थी। ये सभी बातें कैसे संबंधित थी, ये सभी बातें जो है अपराधों के साथ में यहाँ पर संबंध रखती थी। अब प्रोसीडिंग के ऊपर में हम चलेंगे कि अगर ऐसे अपराध हो जाते हैं तो उनका संज्ञान कौन लेगा, प्रोसीजर क्या होगा, फॉलो क्या करेंगे हम, किसके पास जाएंगे, ये सारी बातें जो है अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सर्वप्रथम बात कहता है धारा 9 कहता है अपराधों का विचारण जो है प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट जो है अपराध का विचारण करेगा। धारा 10 क्या कहता है, धारा 10 ये कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किसी बात के होते हुए भी इसके अंतर्गत किए गए सारे अपराध संज्ञेय और अजमानती प्रकृति के होंगे। ठीक है, उपधारा 2 इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये यहाँ पर ये प्रावधानित करती है कि आप जो है लोक अभियोजक को सुने बिना, है ना, रिहाई के आवेदन का विरोध का अवसर दिए बिना आप उसे बेल नहीं दे सकते। अर्थात इसे बेल के संबंध में लोक अभियोजक को सुनना जो है अनिवार्य है। लोक अभियोजक जब अपना नो ऑब्जेक्शन दे देगा, अर्थात वो रिलीज कर देगा, तभी आप उसे बेल दे सकते हैं। ठीक है, उसे आप बेल दे सकते हैं। धारा 11 कहती है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना। अर्थात क्या कह रहा है, इस अधिनियम के उस पर में भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 360 जो परिवीक्षा करता है, अपराधी दोष सिद्ध हो जाने पर उसकी भत्सना करके उसे छोड़ देता है, वो और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना। तो इस अधिनियम के अंतर्गत में ये दोनों चीज़ें लागू नहीं होती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, इन चीज़ों इस अधिनियम के ऊपर में ये दोनों चीज़ें लागू नहीं होती हैं, एक्सेप्ट वह व्यक्ति 18 वर्ष की कम उम्र का ना हो। ठीक है, अगर वो 18 वर्ष की कम उम्र का कोई बालक है, कोई नौजवान है, कोई नाबालिग है, तो उस कंडीशन में उसे परिवीक्षा के तहत जो है छोड़ा भर्त्सना करके उसे जो छोड़ा जा सकता है। उसके करियर को देखते हुए, आगे उसके भविष्य को देखते हुए मजिस्ट्रेट यहाँ पर उसे छोड़ सकते हैं, परंतु ऐसे अन्य व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। धारा 12 जुर्माने के निर्धारण के विषयों पर विचारण में लिया जाना। क्या विचारण में लिया जाना? धारा 5, 4, 6 के अंतर्गत जहां जुर्माने का दंड अधिरोपित किया गया है, वहां न्यायालय जुर्माने की राशि के निर्धारण पे उपचार और व्यय का भी निर्धारण करेगा। अर्थात पीड़ित को उपचार दिलाने के संबंध में यहाँ पर क्या करेगा, पीड़ित को क्या हुआ है, मानसिक क्षति, शारीरिक क्षति, इस प्रकार से चीज़ें हुई हैं, तो उस संबंध में जब जुर्माना तय किया जा रहा होगा तो इस सभी बातों को भी विचारण में लिया जाएगा। उसके मुआवजा भी दिलाया जा सकता है। मुआवजे का प्रावधान यहाँ पे धारा 13 के अंतर्गत में मुआवजे के आदेश के संबंध में बात किया गया है। जो जुर्माना वसूल हुआ है उसमें आंशिक तौर पर या पूरा जुर्माने की राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पे कोर्ट चाहे तो ऑर्डर कर सकती है। धारा 14 क्षेत्राधिकार के वर्जन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को यहाँ पे वर्जित किया गया है, क्योंकि हम कई अधिनियमों में ये बात पढ़ते हैं कि दांडिक कोर्ट से यानी कि क्रिमिनल कोर्ट से सिविल कोर्ट जो है ऊपर होती है, और कई ऐसे मामले होते हैं जो दांडिक मामले के पश्चात जो है सिविल में उसे निरस्त करने का सिविल के पास पावर होता है कि उसे निरस्त कर दे, या किसी अभिकरणों के मामलों को सिविल में जो है हम आवेदन करते हैं, परंतु यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया कि सिविल कोर्ट को इसकी बिल्कुल भी अधिकारिता नहीं है कि इस प्रकार के मामलों को वो सुने या उसे क्या करे, ग्रहण करे।
15 नंबर, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण कहता है राज्य शासन या राज्य शासन से अधिकृत अधिकारी अगर सद्भावना पूर्वक कोई कार्य करते हैं और उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलतियां हो जाती है, तो उसे यहाँ पर क्या किया जाता है, उसे यहाँ पर उसके ऊपर में आप कोई केस नहीं कर सकते, उसके ऊपर में आप कोई FIR दर्ज नहीं करवा सकते हो, क्योंकि उनसे ये बाय मिस्टेक हो गया है उनसे गलती हो गई है, ठीक है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो इस कारण से जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया गया है। ये नहीं कि भाई आपने तो टोनहा होने का दावा किया ही नहीं था, ठीक है, बात एक उदाहरण तौर पे समझिएगा, आपने टोनहा होने का दावा नहीं किया था, परंतु किसी ने अफवाह उड़ा दी कि सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार का दावा कर रहा है और पुलिस ने आके आपको क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया, ठीक है, पुलिस ने आके आपको यहाँ पे क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। तो बाद में जब ये साबित हो जाता है कि नहीं नहीं ऐसा व्यक्ति इसने नहीं किया था कुछ भी ऐसा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आप फिर पुलिस वाले के ऊपर में जा कर के केस नहीं कर दोगे कि भाई तुमने गलत इन्फॉर्मेशन के तहत मेरे को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, जिसके वजह से मैं मानसिक शारीरिक तौर पे पीड़ित हुआ। तो ये शासन के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध जो है, अगर उन्होंने सद्भावना के अंतर्गत में कोई कार्य किया है तो वो वहाँ पर लागू नहीं होता है, परंतु उन्होंने सद्भावना के अंतर्गत में ऐसा कार्य नहीं किया है, किसी लोभ किसी अन्य कारणवश किया है, तो बिल्कुल ये एक्ट उनके ऊपर में भी लागू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये पुलिस वालों के ऊपर लागू नहीं होता, उनके ऊपर भी लागू होता है, परंतु जब वो सद्भावना के ऊपर में कार्य करते हैं तब उन्हें इससे प्रोटेक्ट किया गया है। 16 नंबर, नियम बनाने की शक्ति बिल्कुल सर्वोपरि है, इसमें राज्य जो है वो सर्वोपरि आता है, तो इसके अंतर्गत में राज्य को ही सर्वे सर्वा माना गया है, तो इसमें संशोधन, नियम बनाना सभी जो है राज्य सरकार के अधीन के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि और वीडियो इस प्रकार से हम कानूनी सलाह के ऊपर में बनाएं, तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।